लेखक और संस्कृत कर्मी तो व्यक्तित्व को एक चरित्र का गठन करता है। अब जैसे कौन जानता था कि होरी कौन थी, धनिया कौन था, घीशु कौन था, लेकिन वो प्रेमचंद के मानस ने निकाल करके लोगों के सामने लाया। तो ऐसा चरित्र अगर न भी रहा हो तो ऐसा चरित्र है हमारे समाज में, ये हमारे अंदर बैठता है। तो जैसे राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, एक समय की पूरी ये आप पूरा कथा साहित्य उठा करके आप देखिए तो राजाओं के ऊपर केंद्रित हुआ करता था सब कुछ, राजप्रासाद के अंदर वहीं से लोग कैरेक्टर लेते थे, वहीं से लोग चरित्र लेते थे। तो रामचंद्र का वह जो व्यक्तित्व गठित हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तुलसीदास ने उनको लिया। लेकिन और भी ऐसा नहीं कि केवल तुलसीदास ही उस पर लिखे हैं, बहुत सारे लोग उस पर लिखे हैं और तमाम लोग अपनी अपनी तरह से अपना रामचंद्र के अपना कैरेक्टर को उन्होंने व्याख्यायित किया है। लेकिन उस रामचंद्र के कैरेक्टर को लेकर के देश में राजनीति की जाएगी, उसको सत्ता तक पहुंचने का उसको सीढ़ी बना लिया जाएगा, ये चीज तो इसी बात को तो रोकने का काम हमारे संस्कृत कर्म का है, हमारे रंग कर्म का है। तुलसीदास कभी भी जो अपना कैरेक्टर करते, अपने कंब रामायण है या अपना और भी रामायण है, उन लोगों की मंशा कभी यह नहीं थी कि राम का हम जो चरित्र दे रहे हैं इस चरित्र को हम सत्ता प्राप्ति की सीढ़ी बनाएंगे। उनका तो था कि समाज में यह आदर्श व्यक्तित्व, आदर्श चरित्र होगा, इसके आधार पर लोग अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, अपने चरित्र का निर्माण करेंगे। ऐसा पिता होना चाहिए, ऐसा पुत्र होना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसी प्रजा होनी चाहिए, वो पूरा का पूरा। तो इस संदर्भ में आज की तारीख का जो रंग कर्म है, एक तरफ तो ये रंग कर्म है कि साहब कश्मीर फाइल भी बना करके लोग कर रहे हैं, अब ये केरला स्टोरी भी लोग बना करके अपने तरीके का संस्कृत कर्म परोस रहे हैं। लेकिन ये सारे कर्म सब के सब का दिशा तो होनी चाहिए कि हम आदमी बनने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आदमी बनाने की प्रक्रिया में मानवता के विकास के लिए हमारा संस्कृत कर्म, हमारा रंग कर्म कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, अब उसमें तमाम धाराएं काम कर रही है। लेकिन आपका यह जो थिएटर ऑफ रेलिवेंस है, ये तो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में सारे झंझावातों से जूझते हुए चल रहा है। तो आने वाले दिनों के लिए आपकी और क्या प्लानिंग? देखिए, पहले तो आपने लेखकों की बात की। भारत में लेखक मर गया है, आप ये जान लीजिए। मैं व्यक्तिगत अपना दम्भ या अपना कोई वो नहीं कह रहा हूँ, श्रेष्ठता साबित नहीं कर रहा हूँ। कौन लेखक है जो आज सत्ता के खिलाफ बिगुल बजा रहा है और सत्य को सत्य करके बता रहा है? वो वक्त आपको इतिहास लिखने का और इतिहास को चुनौती देने का मौका देता है, वो आज वक्त है। आपने बिल्कुल कहा, एक धड़ा इस देश में ऐसा है जो तुलसीदास की बात को अलग तरीके से मानता है, लेकिन तुलसीदास कहीं भी तर्क पर ठहरते नहीं हैं। आपकी एक बात कहूं, जब वो ये कहते हैं समर्थ को ना दोष गुसाई, तो जब जो समर्थवान है, जब उसकी कोई गलती ही नहीं निकल सकती, वही तो आज हो रहा है। वही आज हो रहा है कि एक व्यक्ति चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहा है और वो संविधान की हत्या कर रहा है और कोई उसको सवाल ना पूछे, उसी तुलसीदास की आड़ लेते हुए। तो तुलसीदास जी को सम्मान उनका व्यंग है, वो तुलसीदास जी का व्यंग है। आता व्यंग है तो व्यंग को समझने वाली बुद्धि भी तो चाहिए। जी, व्यंग को समझने वाली बुद्धि भी तो चाहिए। अब उसमें बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार आप कहेंगे, और तुलसीदास ने सबसे बड़ा और झोल कर दिया कि जो वनवासी थे उनको उन्होंने कपि कह दिया, वानर बना दिया उनको। आप देखिए जो भी हनुमान और उनके साथ जो है, उसमें वन में रहने वाले वानर नर, तो आप देखिए उन्होंने जो है वो बंदर बना के कर दिया, बंदर बना दिया उन्होंने। तो भक्ति भाव एक तरह का आपकी चेतना पे पड़ा हुआ विनाश का पर्दा, आप समझ लीजिए। आपकी चेतना को आप केवल भाव के हवाले कर देंगे तो वो जो छोटे छोटे लड़के लड़की हैं आज, जो एक दूसरे के प्रेम में आसक्त होके ना सुनने के बाद में तेजाब डाल देते हैं, क्योंकि भावनाओं के साथ दिशा होनी जरूरी है विचारों की, और विचार तब करके विवेक की लौ से
मनुष्यता प्रकाशित करता है, इसको समझें हम। और हमारी यही चुनौती है रंगकर्मियों के नाते, और हम लगातार अपने रंगकर्म में, जैसे हमने आधी दुनिया को कि भैया आपको ये मनुस्मृति के राज में आप महिला हैं, रोज पाखंड किया जाता है, कन्याएं पूजी जाती हैं, लेकिन कन्याओं को गर्भ में मारा जाता है। वो हमारी बेटियां जो आज जंतर मंतर पे बैठी थी, गोल्ड मेडल लाई विदेश से, देश का नाम रोशन किया, और हमारे जिनको कहें वर्दीधारियों ने उनकी छाती और मुंह पे पांव रख दिया। कैसे ये दृश्य, ये देश कैसे सहन कर पाता है? कौन है जो आज मणिपुर के लिए, कौन शिक्षित व्यक्ति है जो निकला है यहाँ बंबई से, दिल्ली से, लखनऊ से, और एक यात्रा लेकर गया है मणिपुर, और वहां जो महिलाओं का सरेआम अस्मिता का हनन किया गया उसके खिलाफ एक फोहा लगाया है संवेदना का? कौन है भाई? राम हमेशा से राजनीतिक थे, और उनकी राजनीति केवल अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। और ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि राम ने कभी भी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जब ये प्रसंग आया, रावण की बहन का प्रेम प्रस्ताव आया, वो एक बड़े भाई की भूमिका निभा सकते थे, और बात को बिगड़ने से पहले लक्ष्मण और उसके बीच जो विवाद हुआ उसको सुलझा सकते थे। वो भी नहीं हुआ। आज लोग बोलते हैं माँ सीता, तो सीता का अपहरण करने वाले रावण का वध करने के बाद सीता को अग्नि परीक्षा के लिए किसने उतारा? क्या वो राजा स्त्री द्वेष से पीड़ित नहीं था, ग्रसित नहीं था? इतना भी नहीं हुआ, जब सीता मां बनने वाली थी तब उसको उन्होंने वनवास दे दिया। और तुलसीदास या बाकी जो भी है, इसको भक्ति भाव के लिहाफ में लपेटकर लीला मान बैठे। अरे भाई, लीला मानने वालों, लीला ही मानना है तो ये सब किस्सा ही खत्म है। कौन महान फिर? आप हर बात को लीला मानते रहोगे। आप देखिए सब जगह यही लिखा है, और लीला मान के आपने सब पे पर्दा। और जिस राम राज्य की कल्पना आप कर रहे हो, राम का अंत क्या हुआ? सरयू में समाधि। समाधि किसको बोलते हैं? समाधि आत्महत्या को बोलते हैं। सीता धरती में समा गई मतलब आत्महत्या की है। और आज यही काल है, और हम संस्कृति कर्मियों के लिए ये काल है आज के समय में कि हम कैसे सच दिखाएं, कैसे सच से जनता को रूबरू कराएं, कैसे दर्शक सच की तलाश में एक रूप से प्रेरित हो सच खोजने के लिए। इतना कबाड़ा हो गया है इस देश का कि न्यायपालिका ने, कार्यपालिका ने और राजनेताओं ने, कोई भी कौम, कोई भी पक्ष हो, सब सब निद्रा में है, मूर्छित है। किसी को नहीं दिखता है, किसी को ऐसे लगता है कि बस यूं ही निर्माण हो जाएगा। इसलिए आप देखिए, ये जो राम का नाम है, ये बहुत ही विवाद वाला है, और गांधी ने बहुत विद्वता पूर्वक जन आस्था के लिए राम के नाम का उपयोग किया। गांधी की आस्था अगर राम में होती तो वो रावण के साथ युद्ध लड़ते। उन्होंने अंग्रेजों के साथ हथियार नहीं उठाया, उन्होंने सत्य का आह्वान किया और अहिंसा के पथ पर चले। क्या राम कभी अहिंसा के मार्ग पर चले हैं? क्या कभी सत्य का उन्होंने सत्य को अपनाया है, या सत्य के पथ पर चले हैं? वो केवल तुलसीदास के वन में चले हैं, उनकी काव्य कल्पना में चले हैं, उनकी काव्य कल्पना में दिव्य हैं वो। तो इस काव्य कल्पना को यथार्थ के धरातल पर पटक कर, मंचित कर, हम सब रंगकर्मियों को और हमारी टीम को दर्शकों को सत्य से रूबरू कराना। बहुत बहुत बधाई मंजुल जी। साहित्यकार है, लेखक है, रंगकर्मी है। ये बिंब के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से ये स्वयं चरित्र का निर्माण करता है, और उसका कोशिश यही होनी चाहिए, या अच्छे साहित्यकार, अच्छे रंगकर्मी का हमेशा प्रयास यही रहता है कि उसके द्वारा जो गढ़ा गया चरित्र है वो समाज को आगे ले जाए, समाज को विकासोन्मुख करे, समाज में
तर्कशीलता पैदा करे, समाज में वह बुद्धि और विवेक पैदा करे, छीन नील विवेक का बुद्धि और विवेक पैदा करे और समाज को हम आगे की तरफ बढ़ाएं। और यह तभी होगा जब हम मानवता का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मानवता की तरफ बढ़ेंगे। आदमी आदमी के खून का प्यासा नहीं होगा, आदमी 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 के भक्षण के लिए प्रेरित नहीं होगा। और यही स्थिति है। और ऐसी हालत में आज की तारीख में आपका ये जो प्रयास है, आपके संस्कृत कर्म का, आपके रंग कर्म का, आप का आदरणीय है। और आने वाले दिनों के लिए आपकी शुभकामनाएं और पूरे देश को नए साल की शुभकामनाएं कि आने वाले दिनों में देश विकास के पथ पर और आदमी की पहचान करते हुए आदमी को आदमी बराबरी का दर्जा देते हुए सबको समानांतर देकर के चलने का मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम भाई आवाहन करते हैं, एक ही लाइन और कहूंगा, हम आवाहन करते, चलो खुद बदले जग बदले, चलो खुद बदले और जग बदले। शुक्रिया। खुद बदले नहीं, हम जो हैं, हम आदमी हैं, हम मनुष्य हैं। पहले हम अपने मनुष्यत्व को जिंदा रखते हुए हम आगे बढ़ते रहें और सब लोगों को प्रेरित करें कि सब लोग साथ मिलकर चले। आगे पीछे चलने की बात नहीं है, हम सब साथ मिलकर के चलें। इसी शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, शुक्रिया।